हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 4 प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, प्लेटफॉर्म का मैं टेस्ट सीरीज 4 आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। और जिन दोस्तों ने अभी तक के 3 सेट नहीं देखा है, इसका हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर के देखें और फटाफट रिवाइज करें। और इससे पहले एक और बात कि खान सर का 16 सेट और ज्ञान बिंदु का भी 3 सेट और 3 सेट प्लेटफॉर्म का मैं लगा चुका हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अलग अलग सभी का, सभी प्रकाशन का। वहां से जाकर के आप लोग आराम से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और जीके जीएस का रिवीजन करते रहें। और हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग टाइप थोड़ा सा चला जाता है, क्योंकि बस जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो एनालाइज करवाने के लायक रहता है, उसको मैं फुल एनालाइज के साथ आपको वीडियो देता हूँ। हर क्वेश्चन का आपको लगभग एनालाइज में करवाता हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहें और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का प्रैक्टिस करते रहें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नया विजिट करके आए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जिन दोस्तों को अभी हमारे हमसे ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में टेलीग्राम का चैनल लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर के कनेक्ट हो जाए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारे सेट का मैं वहाँ पर पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जिसे कहा जाता है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, एडवोकेट जनरल के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक का आपको 165, ठीक है, 165 अनुच्छेद अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 के अंतर्गत आपको एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? देखिए, लोकसभा का कार्यकाल जो है आपको कितनी बार 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था? 1 बार, 2 बार या 3 बार, या कभी नहीं किया गया? तो दो का आपका सही उत्तर है आपको 1 बार। ठीक है, 1 बार आपको लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, सरकारिया आयोग का गठन किस किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था, तो कौन सी विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के लिए, या कावेरी विवाद के लिए? तो 3 का आपका सही उत्तर है बी, केंद्र राज्य संबंध के लिए। किसके लिए? केंद्र राज्य संबंध के लिए, बी द राइट आंसर। कि सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए, इस पर विषय रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? अल्प विकसित देश जो है आपका, उसमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का आवाज, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आय की असमानता। आय की जो असमानता होती है ना, वही आपको गरीबी का मुख्य कारण बनती है अल्प विकसित देश में। जो देश आपको अल्प विकसित है, यानी कि बहुत ही कम विकसित देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर, उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें, स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम क्यों, कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5 का आपका सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, इंदिरा गांधी जब आपको प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के समय में 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। यानी कि कब आपको, किसके बाद आपको खाद्यान्नों में विशेषता आपको देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक जो है कि वृद्धि हुई थी। तो 6 का आपका हो जाएगा डी, 1966 में। कब? 1966 में आपको बहुत बहुतायत में वृद्धि हुई थी गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, फोर्थ स्टेट संबंधित है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कुछ एग्जाम में आपको आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे वगैरह में पूछता है। ठीक है, कि फोर्थ स्टेट संबंधित है किससे? अर्धविकसित देश से, न्यायालय संबंधी कार्यों से, कार्यपालिका से, या प्रेस से? तो आपको 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रेस से संबंधित है। क्या है? फोर्थ स्टेट है, यानी कि चौथा स्तंभ। ठीक है, ये आपको प्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जिनकी अपनी जमीन हो और खेती करते हो, या जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो, या दूसरों जो जमीनों की
जो जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हों या जिनकी ज़मीन हो और दूसरों या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हों। तो 8 का आपका सी हो जाएगा, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं ना, मतलब कि दूसरा का ज़मीन है उस पर हम खेती कर रहे हैं, तो उसी को कामगारों की खेतिहर कहा जाता है, कोटि की कामगारों का खेतिहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, आईएसटी तथा जीएमटी में समान समयांतराल है, कितना है? देखिए आईएसटी तथा जीएमटी में कितना समयांतराल होता है? तो 9 का आपको ए हो जाएगा, आपको 5.1/2 घंटा यानी कि 5.5 घंटा। ठीक है, ये आपको जो हम लोग का समय अंतराल के बारे में पूछा जा रहा है आईएसटी और जीएमटी में 5.5 घंटा आगे। ठीक है, इसको प्लस रखेंगे, में याद रखेंगे, 5.5 घंटा पॉजिटिव आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो 10 का आपको ए हो जाएगा, गोलकनाथ मामला। ठीक है, गोलकनाथ मामला में। अगला प्रश्न है, पंजाब का शेर के रूप में किसे जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो सी हो जाएगा आपको, लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान द्वारा शामिल किया गया था। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को, मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था आपको, तो कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 12 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब? 1976, याद रखेंगे, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको प्रश्न पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो देखिए, जो भी आपको जोड़ने का काम, जो है आपको जोड़ने का काम किया गया, शामिल करने वाला या जोड़ने वाला काम 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और जो भी हटाने का काम किया गया वो आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसमें कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 50 सदस्य। कम से कम कितना सदस्य चाहिए? 50 सदस्य चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत का नागरिक होना, तो 14 का देखिए, भारत का नागरिक होना ये आपका सही है, ये होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो आपको 14 है, देखिए 35 वर्ष होनी चाहिए, यही आपका ये गलत हो जाएगा, 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए। सी भी पढ़ लेता हूँ, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये सही है आपका। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो ये आपका गलत है, बी। तो बी इज द राइट आंसर। निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी अनिवार्यता नहीं है, तो निगेटिव पूछ रहा था, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। देखिए, आर्य लोग जो भारत में आए थे ना, वो प्रथम अस्थायी आवास उनका कहाँ पर आकर वो लोग बसे थे? तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पंजाब। सबसे पहले जो आर्य लोग आए थे तो प्रथम अस्थायी उनका आवास कहाँ था? पंजाब में वो लोग बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं खालिस्तान पर, यानी कि किस पर आपको, मतलब ये आधारित है? तो 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ना, वो आपको दर्शन पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, भी आई हो जाएगा आपका लिए। ये उपनिषद जो पुस्तकें हैं किस पर आधारित होती है? ये तो दर्शन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? देखिए, नेसेट इंपॉर्टेंट है, ये संसद का नाम है, पूछा जाता है कि किस देश की संसद का नाम है? नेसेट है। तो नेसेट आपको संसद आपको इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल के संसद को हम लोग नेसेट कहते हैं। और वही मंगोलिया का पूछ लेगा तो मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? खुरल। खुरल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः जो है आपको अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। साथ साथ ये भी याद रखेंगे, पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, कोई अर्थव्यवस्था जब टेक ऑफ अवस्था में होती है जब क्या होता है? जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाएं, अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, अर्थव्यवस्था स्थिर हो, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो 19 का आपको डी हो जाएगा आपका, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, इस अवस्था में होती है टेक ऑफ, अर्थव्यवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, ग्राम
ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत की पहचान करना है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसमें इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए इसको मिलाएंगे, ये आपका सही है। गलत के बारे में पहचान करना है। ग्राम सभा पंचायत पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, ये सही है। साथ साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो सके इसकी निगरानी भी करती है, ये भी सही है आपका। ग्राम सभा ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भी आपका सही है। डी ऑप्शन है सभी कथन सत्य है, ये आपको सभी कथन सत्य नहीं है, ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा, ये आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 21 नंबर। अगला प्रश्न है आपको, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जलसंधि पृथक करती है? यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जलसंधि है जो अलग करती है? बॉस्फोरस, जिब्राल्टर, बेरिंग या डोवर जलसंधि कौन सी करती है? कि इसका बी हो जाएगा आपको, जिब्राल्टर जलसंधि जो है आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? इंपॉर्टेंट है ये, इसको VVI लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, कि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि महिला प्रीमियर लीग जो हुआ था आपको 2023 में, किस टीम ने जीता था, कौन सा टीम जीता था? तो 22 का ए हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। कौन जीता? लेडीज का महिला का बात किया जा रहा है तो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 23 नंबर, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जो एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? 23 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट ये पड़ता है, बिहार में भागलपुर के निकट पड़ता है सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खालिस्तान काल की प्रतिमा मानी गई है, यानी कि किसके काल की प्रतिमा मानी गई है? गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा मिली है बिहार में भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में मिली है। तो 24 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, गुप्त। कौन से काल की? गुप्त काल की, यानी कि गुप्त वंश में यह बनाया गया था, बना हुआ था यह गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा। ये आपको सुल्तानगंज कहाँ, यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में आपको बिहार भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो प्राप्त हुई है आपको गुप्त काल की, वो कहाँ किस जगह से प्राप्त हुई है? तो ये इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो सुल्तानगंज याद रखेंगे साथ साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग जब लग जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी? तो 25 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए रेणुकूट जो है आपको, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 26 का आपका बी हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए। ये आपको रेणुकूट कहाँ, आपको यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फेमस है, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। 26 का बी। अगला प्रश्न है आपको 27 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? देखिए लोथल के बारे में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपको संबंधित आपको कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 27 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में आपको सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला गुजरात में पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, हुमायूं। कौन था? 28 का कौन हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा, आपको हुमायूं था जो आपको पहला मुगल शासक जो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? भारत, श्रीलंका, भूटान या कंबोडिया में? 29 का बी हो जाएगा, आपको श्रीलंका में स्थित है। कहाँ है दांत का मंदिर? दांत का मंदिर आपको स्थित है श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? कौन से वंश का शासक था जिसको आपको हुनों का जब आक्रमण हुआ था भारत पर तो सामना करना पड़ा था? तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के समय में हुनों ने आक्रमण किया था भारत पर, ये आपको। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 31 का ए हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। किसको? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक उपस्थित
किसमें एक उपस्थित हुए थे, किस हैसियत, देखिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किसमें एक उपस्थित हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या बर्मा गोलमेज सम्मेलन में? तो 32 का आपको बी हो जाएगा, याद रहना चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 ईस्वी में। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम आपको 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। दूसरा 1931 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तीसरा 1932 में हुआ था। याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड जो होता है आपको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे किया गया है, सम्मानित है? आशा भोसले, आशा पारिक, वहीदा रहमान या तब्बू? ये आपको VBA लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, वहीदा रहमान। किसको? वहीदा रहमान को आपको 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था कौन से साल में किया गया था? तो 34 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 1972 में। कब? 1972 में शिमला समझौते पर किया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौते पर आपको 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। एक पूछ देता है शिमला सम्मेलन भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन जो होता है ना वो आपको कब हुआ था? ये भी डेट पूछ देता है, तो 1945 में हुआ था। ये भी आपको लोग साथ साथ याद रखेंगे, कंफ्यूजन काफ़ी होता है इसमें। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ये शिमला समझौता है जो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबद्ध पवित्र स्थल है? ये पवित्र स्थान है। तो तलवंडी जो आपको ये कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। ये किससे संबंधित है? किसके पवित्र स्थल से संबंधित है? तो 35 का सी हो जाएगा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का ये जन्म स्थल है ये, ठीक है। जहाँ तलवंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, इससे उन्हीं से संबंधित है, गुरु नानक देव से, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए हो जाएगा आपको बॉम्बे। कहाँ हुई थी आर्य समाज की स्थापना? बॉम्बे में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? देखिए संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 37 का ए हो जाएगा आपको सहारा। सहारा ये आपको कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, याद रखेंगे, अफ्रीका में पड़ता है सहारा, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गोबी भी ये भी आपको मरुस्थल है। गोबी कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में, याद रखेंगे साथ साथ, ठीक है, मंगोलिया, इसको याद रखेंगे, मंगोलिया। थार कहाँ है? ये राजस्थान में है, भारत में भी पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन आपको ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो भारत की संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको ऑब्वियसली आपको ये 38 का बी हो जाएगा आपको मंत्रिपरिषद, ये आपको भाग नहीं है। देखिए भारत के संसद का भाग नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत के संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आते हैं, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो 39 का आपको उत्तर हो जाएगा आपका डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट कर दिए थे। अगला प्रश्न है 40 नंबर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? तो 40 का आपका बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण जो है आपको महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? जो सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए जो आज्ञा दिया था, ऑर्डर दिया था आपको, वो फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस जिसको कहा जाता है, निर्दिष्ट करता है, किसको निर्दिष्ट करता है? 42 का आपका सी हो जाएगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को स्वर्ण ट्रांस जो है आपको वो निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने। किसको बनाया है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, संजय दत्त या आयुष्मान खुराना को। 43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सौरभ गांगुली को बनाया है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने, कौन? त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्हों में खालिस्तान शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में कौन शामिल है? क्या ताड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, गुलाब का वृक्ष या बरगद का वृक्ष है? 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ताड़ का वृक्ष है। ताड़ का वृक्ष आप लोग आई होप के देखे होंगे, लंबा सा होता है। वो आपको भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो क्या है? ताड़ का वृक्ष। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, VVI इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 45 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ टीम के साथ कब मनाया गया? तो देखिए, वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का आपका ए हो जाएगा 21 मार्च को। इसको याद रखेंगे, दिवस याद रखेंगे, दिवस इंपॉर्टेंट है। दिवस पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 या एक तो मस्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 जो आपको फॉरेस्ट एंड हेल्थ टीम कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया, क्योंकि वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवें बंदरगाह, देखिए सितवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? कौन सा देश है? तो 46 का डी हो जाएगा आपको म्यांमार। ये बंदरगाह कहाँ है? सितवें बंदरगाह म्यांमार में है। जो आपको भारत सरकार ने किस देश में ये सितवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? तो म्यांमार में ही है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? देखिए, अनुच्छेद जो आर्टिकल 123 होता है ना, ये आपको अध्यादेश जारी करने की घोषणा से संबंधित है। तो ये जो आपको शक्ति जो होता है, इसका आपको किसके पास होता है, किसको प्राप्त है? ये लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी? तो अब इसलिए आपको 47 का हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है अध्यादेश जारी करने का शक्ति, अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 123 के तहत। 1, 2, 3 इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, काराकास। कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकास में स्थित है। काराकास आपको वेनेजुएला की राजधानी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है। तो 49 का ए हो जाएगा आपको अमित क्षत्रिय को। किसे? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य कब बनाया गया? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखेंगे कि कब बनाया गया है। तो 50 का आपका सी हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य जो है कि बना दिया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर याद रखेंगे। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एक दिवस। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। क्या? 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे साथ साथ। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पदार्थ जो है कि जल के संपर्क में अगर आता है तो तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो 51 का डी हो जाएगा जलरागी कोलाइड। उसे क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड। अगला प्रश्न है 52 नंबर, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? क्या है? अगला क्वेश्चन आपको ऑप्शन है कि वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, या वस्तु की चाल, या वस्तु की त्वरण, या वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? कि देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम 52 का देखिए सी हो जाएगा आपको त्वरण, एक्सीलरेशन, यानी कि वस्तु का त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपको 53 नंबर, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, अबिंदुकता का जो दोष होता है आंखों में हमारे, उसको दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 53 का आपको ए हो जाएगा सिलेंडरी लेंस। सिलेंडर के आकार का जो लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस, उसका हम लोग प्रयोग करके अबिंदुकता दोष को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपको 54 नंबर, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं
दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो 54 का बी हो जाएगा आपको, उनके बीच की दूरी के वर्ग, ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है आपको 55 नंबर, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? देखिए, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? 55 का ए हो जाएगा आपको, थॉमस एल्वा एडिसन। पूरा नाम इनका क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस यानी कि एडिसन ने आपको तापायनिक बल्ब का पहले आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? देखिए, दांत का अध्ययन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? तो 56 का आपका ए हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसको? ऑर्निथोलॉजी में आपको हाँ, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। और कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? देखिए, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? तो 57 का डी हो जाएगा आपको, एथिल फॉर्मेट। क्या? एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपको, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 58 का ए हो जाएगा, एनाटॉमी। क्या कहलाता है वो? एनाटॉमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी जो सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो 59 का आपको बी हो जाएगा, प्लेग। प्लेग जो है ना, वो सबसे तीव्र गति से, यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से फैलती है। प्लेग किससे होता है? चूहा के काटने से, ठीक है, चूहा के काटने से प्लेग बीमारी। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। कोड़ कोड़ होता है, देखिए, कोड़ की किस में? आपको ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपको, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? देखिए, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? निषेचन, विखंडन, बीजाणु द्वारा प्रजनन या पुनर्जनन? क्या होता है? 60 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है। अगला प्रश्न है आपको 61 नंबर, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? देखिए, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो 61 का आपको बी हो जाएगा, इंसोमनिया। इंसोमनिया इसको कहते हैं, जो नींद जिसको नहीं आती है, जिसको नींद की बीमारी हो जाती है, इंसोमनिया कहते हैं उसको डॉक्टरी शब्द में। ये आपको किसके का है? सीसी मक्खी के काटने से होता है, याद रखेंगे साथ साथ, सीसी मक्खी के काटने से होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है? देखिए, यक्ष्मा रोग किसको कहते हैं? यक्ष्मा रोग जो टीबी रोग को कहा जाता है। तो यक्ष्मा रोग जो पैदा करने वाले कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो 62 का ए हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है आहार नाल के किस भाग में? कौन से भाग में होता है? तो 63 का सी हो जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। हमारा भोजन भी जो आपको पूर्ण रूप से जो पचता है, आपको अंततः जाकर के छोटी आंत में ही पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? देखिए, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो 64 का आपका डी हो जाएगा, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आपको रुधिर कैंसर का ये दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनमें से डॉट 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 की मात्रा अधिक होती है, यानी कि उनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है जो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं? तो 65 का आपका बी हो जाएगा, निकेल। देखिए, निकेल बहुत ही हानिकारक पदार्थ है ये, जो आपको इसकी मात्रा अधिक हो सकती है, जिससे हमारा जो चॉकलेट हम लोग खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक वे तत्व हैं क्या? कौन से हैं जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है? तो अतिचालक क्या है? ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, वो आपको अतिचालक उसको कहा जाता है, यानी कि सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसका तरंग दैर्ध्य जो है आपको 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी हो जाएगी? देखिए, ध्वनि तरंग की चाल पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी? तो 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, आपको गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दौड़ के दौरान
धावक का गुरुत्व केंद्र होता है? देखिए दौड़ के दौरान धावक जो होता है दौड़ने वाला, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में या शरीर के बाईं ओर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लेंगे। ठीक है, दौड़ के दौरान जब धावक दौड़ रहा होता है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो 68 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, शरीर के मध्य में। शरीर के मध्य में आपको उसका गुरुत्व केंद्र होता है। अगला प्रश्न है आपको 69 नंबर, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है रासायनिक रूप से? तो 69 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेलियम मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, कौन किसी इसकी यानी कि किस किस के मिलने से बनता है मैग्नेलियम? तो 70 का आपका ए हो जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। देखिए यहाँ से आप पकड़ भी सकते हैं, मैग्नेलियम, मैग्नीशियम मैग से हो जाएगा आपको मैग्नीशियम, लियम से आपको एल्युमिनियम। इस तरह से आपको मिला के याद रख सकते हैं कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु होती है मैग्नेलियम। अगला प्रश्न है आपको 70 के बाद 71, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है? देखिए किसी व्यक्ति के आंखों का जो रंग जो निश्चित करता है ना, तो वो कौन सा वर्णक होता है हमारे आंख में? तो 71 का सी हो जाएगा, परितारिका यानी कि आइरिस। आइरिस जो होता है ना, उसी से हमारे आंखों का रंग निश्चित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 72 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, उसके माध्यम से हम लोग क्या देख सकते हैं? 72 का बी हो जाएगा, जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी कि वायरस की संरचना। जीवाणु तथा विषाणु की संरचना को हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। अगला प्रश्न हो जाएगा 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? देखिए कौन सा आपको समान वर्ग से संबंधित है? तो 73 का आपका सी हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए है ना, LiNa के लिथियम, Na सोडियम और पोटेशियम का के होता है संकेत। तो ये आपको ये समूह जो है ना, ये समान वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? देखिए समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंचुरी मीटर? तो 74 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सोनार। सोनार से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं, ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, सोनार। और समुद्री गहराई को जो मापते हैं, और एक फैदोमीटर भी होता है, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? देखिए साबुन को जो तैयार किया जाता है आपको कास्टिक सोडा को किसके साथ हम लोग उबाल करके? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन या वसा? तो 75 का आपका डी हो जाएगा, वसा, यानी कि फैट के साथ हम लोग वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके हम लोग साबुन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या, देखिए यहाँ पर आपको मैथ आ गया। मैथ आप लोग मैं PDF दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मौजूद है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाकर के कनेक्ट हो जाइए। वहाँ मैं PDF हर सेट का भी देता हूँ, और वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त करके इसका मैथ और रीजनिंग का भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलते हैं जीके जीएस की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं 75 नंबर क्वेश्चन तक ही था, यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों हमारे आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।